नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। मैं मनोज मेवाड़ा, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 8 वसंत भाग 3 पाठ 6 भगवान के डाकिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भगवान के डाकिए हमारा पाठ है, पाठ संख्या 6। और इस कविता के जो लेखक हैं, कवि हैं, वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जन्म 13 सितंबर 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। और इनका जो स्थान है वो सिमरिया घाट नामक गांव है, बेगूसराय जिला है और बिहार इनका राज्य है और भारत देश के रहने वाले हैं। अब हमारे लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म परिचय हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम हमारी कविता पर चलेंगे। तो रामधारी सिंह जी का जीवन परिचय जो है वो इस प्रकार है। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक स्थान पे हुआ था, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई के अंदर, मद्रास के अंदर हुई थी। अब हम हमारी कविता की ओर चलेंगे कि इस कविता के द्वारा हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हमें क्या बताना चाहते हैं। तो अब हम चलेंगे हमारी कविता भगवान के डाकिए की ओर। अब हम चल रहे हैं हमारी कविता की ओर और हम इस कविता का जो पहला अंश है वो हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पक्षी हैं और जो बादल हैं उनको रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि हमारे कवि हैं, इस कविता के रचयिता हैं, उन्होंने इनको, पक्षियों को और बादलों को भगवान का संदेश वाहक बताया है, अर्थात भगवान के डाकिए बताया है। डाकिए अर्थात जो संदेश को लाने ले जाने का काम करते हैं उन्हें हम डाकिया कहते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता के अंदर उन्होंने पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया कहा है। और उन्होंने पहले वाले अंश में, पहले वाले भाग में, जो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि पक्षी और जो बादल हैं वो भगवान के, ईश्वर के, प्रभु के संदेश लेकर के आते हैं। और ये जो संदेश है वो सभी को समझ में नहीं आता है, सभी को पता नहीं चलता है। ये संदेश सिर्फ उनको पता चलता है जिनके लिए संदेश होता है। और ये संदेश किनके लिए होता है? पेड़ पौधों के लिए होता है। और ये जो पेड़ पौधे हैं वो इनके संदेश को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और वो जान जाते हैं कि ये संदेश हमारे लिए आया है। और इनके अलावा, इन प्रकृति के अलावा और कोई, अर्थात इंसान, मनुष्य या और कोई जीव इन्हें समझ नहीं पाता है। ये संदेश जिनके लिए होता है वो ही समझते हैं और उनके लिए ही संदेश होता है। अब हम इस कविता का शेष भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब कविता का शेष भाग हम पढ़ रहे हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं। केवल अर्थात सिर्फ, आंकना मतलब अनुमान लगाना। आंकते हैं कि, अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती, धरती अर्थात पृथ्वी, हमारी धरा, दूसरे देश को
सुगंध अर्थात खुशबू भेजती है और वह सौरभ, सौरभ अर्थात खुशबू, हवा में तैरते हुए, वह सौरभ खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर, पाँखों अर्थात पंख पर तिरता है। तिरता अर्थात तैरता है। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है और वह खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों अर्थात पंखों पर तिरता है। और पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप, और एक देश का भाप अर्थात वाष्प, वाष्प दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आप वाष्प तो समझ गए हैं कि नदियों, नालों, समुद्रों, तालाबों से सूर्य के प्रकाश से वो पानी, जल जो है वाष्प बन करके आसमान में जाता है, उस संघनन की क्रिया होती है और फिर बारिश होती है। यह पंक्तियाँ हुई हमारी कविता की शेष पंक्तियाँ। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे, भावार्थ करेंगे कि इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी क्या स्पष्ट कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या, भावार्थ या अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो अब भावार्थ देखिए, व्याख्या देखिए। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं। ओके, जैसे ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है, तो हम कैसे जानते हैं? उनकी सीमाओं से, कि इसकी सीमा यहाँ तक है, इसका अधिकार क्षेत्र यहाँ तक है, तो उसकी सीमाओं से हम देश को जानते हैं। किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। लेकिन जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो किसी सीमा को नहीं जानती है। उसके लिए तो पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी ही एक है, एक देश है। उसके लिए कोई अलग अलग देश नहीं है। लेकिन हमारे लिए, इंसानों के लिए अलग अलग देश हैं, सीमाओं में बटा हुआ। लेकिन प्रकृति के लिए कोई सीमा नहीं होती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। और जो हवा है जिसमें सुगंध फैली हुई है, वो किसी बंधन को नहीं जानती है, वो किसी बंधन को नहीं मानती है कि ये देश भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये चीन है। इस प्रकार की कोई, किसी भी प्रकार की कोई सीमा को जो सुगंध है, जो हवा है, वो नहीं मानती है। वो प्रकृति इन चीज़ों को नहीं मानती है। वो तो अपनी खुशबू हवा के द्वारा चारों तरफ फैला देती है। वह एक देश से दूसरे देश में बहती है, उड़ती है, फैलती है। वह किसी सीमा को नहीं मानती। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक देश है। उसके लिए कोई सीमा, कोई बंधन नहीं होता है। अतः वो एक देश से दूसरे देश में बहती रहती है, उड़ती जाती है। वही महक, वही खुशबू पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती है। यहाँ पर प्रकृति की बात बताई गई है कि जो खुशबू है, जो सुगंध है, वो पक्षियों के पंखों पर बैठ कर के एक देश से दूसरे देश में चली जाती है। उसके लिए कोई बंधन, कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि पक्षी भी एक देश से दूसरे देश में उड़ करके जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो खुशबू है, वो भी एक देश से दूसरे देश में प्रवेश कर जाती है। और जो वाष्प है, जो भाप है, वो भी उड़ करके ऊपर जाती है और एक देश से दूसरे देश में वह वाष्प संघनन की क्रिया होने के बाद बरसात करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रकृति के लिए कोई सीमा, कोई बंधन नहीं होता है। वो स्वतंत्र होती हैं, निर्बाध रूप से अपना कार्य करती रहती हैं। अब पाठ का सारांश देख लीजिए।
इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं जो एक विशाल देश का संदेश लेकर के दूसरे विशाल देश को जाते हैं और उनके लाए गए पत्र नहीं समझ पाते हैं हम, मगर पेड़ पौधे, जल और पहाड़ उन संदेश को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बन करके गिरता है। अर्थात उनके लिए, प्रकृति के लिए कोई सीमा, कोई बंधन नहीं होता है। उसके लिए तो पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व एक ही देश होता है। तो यह हमारी कविता का सारांश हुआ है और रामधारी सिंह दिनकर जी हमारी कविता में यह स्पष्ट करते हैं। अब आपने ये कविता ध्यानपूर्वक सुना और समझा, उसके लिए धन्यवाद। और इस कविता के सारे प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। एक बार फिर से धन्यवाद।